हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने अपनी फर्स्ट बुक पूरी खत्म करी, पार्टनरशिप फॉर्म के हमने सारे अकाउंट्स कंप्लीट किए, सब कुछ सीखा। पहली बुक ढंग से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हमने खत्म करी। आज हमारा काम है अपनी सेकंड बुक पे आते हैं। सेकंड बुक सर आपकी कंपनी अकाउंट्स। सर कंपनी क्या होती है, कैसे होती है, आपकी उसको फीचर्स पढ़ाऊंगा आपको आराम से। अभी चेपना शुरू मत करना, आराम से मेरे को पढ़ाने दो, साथ साथ आप लिखते रहना। मैं आपको फीचर्स पढ़ाऊंगा, उससे आपको बताऊंगा कंपनी क्या होती है। कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। आपने टाटा मोटर्स का नाम सुन रखा है? हाँ जी सर हमने सुन रखा है। आपने रिलायंस का नाम, मोटा भाई की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपने नाम सुन रखा है? सर सुन रखा है। हमने HDFC बैंक, SBI बैंक, ये नाम सुन रखे हैं? हाँ जी सर हमने सारे नाम सुन रखे हैं। तो बेटा ये सारे बिजनेसेस जो हैं ये अपना बिजनेस कंपनी फॉर्म में चलाते हैं। क्या फर्क होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप जब अकेला बंदा धंधा चलाए, पार्टनरशिप जब मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग धंधा चलाए, या कंपनी भी आपकी 2 होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। आराम से इस चीज को सीखेंगे बाद में थ्योरी की क्लासेस में। फिलहाल अब इसी सीखो इन तीनों में फर्क क्या होता है। लोग जज कैसे करते हैं कि कंपनी और पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फर्क होता है? इन फीचर्स की वजह से फर्क आता है। कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं कंपनी के लिए जिससे कंपनी स्टैंड आउट होती है अलग से पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के सामने। आओ जी डायरेक्ट आपको फीचर समझाना शुरू करता हूं, आ जाओ। चलो चलो चलो, प्लीज कॉपी में हेडिंग डालो, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। प्लीज अपनी कॉपी में हेडिंग डालना, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। प्लीज पहला फीचर लिखो इनकॉर्पोरेशन। आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे दूंगा, वो आपको कुछ नहीं लिखना, बस सुनना है। इस पे बेटा यूजुअली लिखने को नहीं आता सीबीएसई थ्योरी में, लेकिन इस पे 1 मार्कर्स आ सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको लिखवा रहा हूं, पहला फीचर लिखो बेटा इनकॉर्पोरेशन। पहला फीचर इनकॉर्पोरेशन। चले सर इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? एग्जांपल से आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना। रौनक दक्ष, हम 2 पार्टनर्स हैं, अच्छे दोस्त हैं। हम पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम एक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में घुसें, एक कैफे खोलें। एक कैफे हम दोनों मिलकर खोलना चाहते हैं जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, अज्यूम करते हैं 20 लाख रुपए, ठीक है जी। 20 लाख रुपए की आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, हम धंधा खोलना चाहते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, ध्यान से सुनना बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, आपको धंधा खोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रोसीजर्स नहीं होते इनके। हमने आज सोचा, कल एक जगह देखी रेंट पे, जगह ली, 2 इंसानों को रखा, एम्प्लॉय किया, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री कैफे खोल रहे हैं, तो भैया एक फ्रिज ले आए, थोड़ा बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट बना दिया, सब कुछ कर दिया, धंधा चालू। ज्यादा से ज्यादा क्या, अगर आपकी पर ईयर पर एनम 20 लाख से ऊपर की सेल होती है तो आपको एक GST नंबर लेना पड़ेगा। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बस नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है जी। 20 लाख से ऊपर की आपकी सेल होती है तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, क्या कुछ दिक्कत हुई? कोई प्रोसीजर मेरे को फॉलो करना पड़ा? नहीं। हम दोनों ने सोचा धंधा चालू करना है, धंधा चालू कर लिया, मस्त काम खत्म। लेकिन बेटा कंपनी ऐसी नहीं होती। अगर आपको कंपनी खोलनी है, ये सारे नाम आपको लिखवाए थे, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, आपको कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना है तो इतना आसान नहीं है। तो पहला ही फीचर आता है इनकॉर्पोरेशन। ध्यान से सुनना, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। देखो, एक इंसान होता है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इंडिया में अथॉरिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है ROC को। ROC बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कोई भी इंसान अगर कंपनी खोलना चाहता है, पहले वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट सर? सर उसका नेम, सर उसका एड्रेस, उसकी कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी में कैपिटल कितनी लगाई जाएगी, कंपनी में इनिशियल शेयर होल्डर्स कौन होंगे। सर शेयर होल्डर क्या होता है? सिखाऊंगा यार, अभी तो कंपनी शुरू कर रहे हो ना, अभी बस सुनते जाओ। शेयर होल्डर बेसिकली कौन होते हैं, लो सीख लो पहली क्लास में। शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर्स ऑफ अ कंपनी। जैसे पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म के मालिक होते हैं, वैसे ही शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। यहां तक ओके? आगे चलो। इनिशियल आपके शेयर होल्डर्स कौन होंगे? आपके फॉर्म में डायरेक्टर्स कौन होंगे? मैनेजमेंट का कौन पार्ट होगा? अच्छा जी, ये एटसेट्रा इसलिए लिखा हूं क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप एक कंपनी सेक्रेटरी को हायर करते हो, CS को, जो आपके लिए कंपनी के जो बेसिक लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ड्राफ्ट करता है। एक CA हायर करते हो जो आपके लिए क्या करेगा? ITR फिल करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न, बहुत चीजें होती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको सब नाम तो लिखवा नहीं सकता, आपको सीखना भी नहीं है, बस इतना सीखो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर होल्डर्स जो मालिक होते हैं कंपनी के, ये सबमिट करते हैं ROC के पास। अब बच्चा जो रिवीजन में है उसको एक चीज पता है, प्रमोटर्स भी कुछ होता है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सब छोड़ दो, प्रमोटर्स क्या होते हैं ये सब छोड़ो। फिलहाल जो शेयर होल्डर्स, आप इतना समझो, शेयर होल्डर्स एक टाइम पे प्रमोटर्स होते हैं। अब अगर आई गया टॉपिक तो मैं समझा देता हूं क्यों छुड़वाना। आओ पहले एक टर्म सीख लेते हैं, प्रमोटर्स। ध्यान से सुनना, प्रमोटर्स का मतलब होता है जिसके दिमाग में
जिसके दिमाग में आइडिया आया बिजनेस चालू करने का, कंपनी खोलने का, वो प्रमोटर होता है। एग्जाम्पल, आपने नाम सुना है एलॉन मस्क का? हाँ जी सर, एलॉन मस्क का नाम सुना है। एलॉन मस्क की कंपनी आप सबको पता है टेस्ला। तो टेस्ला एक कंपनी है, उसके आज की डेट में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स बहुत सारे हैं। भाई मैंने उस कंपनी के 1 लाख के शेयर खरीदे, 1 लाख रुपए के शेयर मैंने उस कंपनी के खरीदे, तो मैं भी ओनर बन गया। लेकिन क्या मैंने धंधा सोचा था? क्या इनिशियल डेज पे मैंने सोचा था टेस्ला खोलने का? नहीं, सोचा किसने था? एलॉन मस्क ने। तो एलॉन मस्क कौन हुआ? प्रमोटर। तो फिलहाल अच्छी लैंग्वेज यूज कर ही लेते हैं। प्रमोटर्स जो होते हैं वो जाते हैं आरओसी के पास। प्रमोटर्स आरओसी के पास जाएंगे, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे कि लो जी देखो, आरओसी अपना 30 दिन 40 दिन का आराम से 1 महीने का टाइम लेता है। 1 महीने सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक करता है, देखता है कि सही है कि नहीं, सारी स्क्रूटिनी होती है। स्क्रूटिनी के बाद अगर आरओसी को सारे डॉक्यूमेंट सही लगते हैं, सब सही लगता है, तब आरओसी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब आपकी कंपनी फॉर्म हो चुकी है, अब आप बिजनेस चला सकते हो। भाई इसका मतलब है जब तक आरओसी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा, आप बिजनेस नहीं चालू कर सकते इन फॉर्म ऑफ कंपनी। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सब थोड़ी है। ये आपका पहला फीचर इनकॉर्पोरेशन। चलें दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी आप सबको पता है क्या माना जाता है? बिजनेस, बिजनेसमैन एक दूसरे से अलग है, सारे अकाउंट्स बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं। एक और जगह ये 2 पॉइंट में साथ साथ पढ़ाऊंगा आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। आओ जी, दोनों साथ साथ इसलिए क्योंकि मिलते जुलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी तो हर जगह फॉलो होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो होता है कि अकाउंट्स बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं। पार्टनरशिप में भी होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है, और साथ साथ और कहां होता है? कंपनी में। तो सर इसमें नया क्या है? नया बेटा ये है, एक लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू होती है। अब ध्यान से सुनना, मान लो मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, अकेला ओनर हूं, मेरे बिजनेस पे लोड आ गया। लोड का मतलब ये होता है मेरा बिजनेस जब धंधा में बंद कर रहा था, मेरी लायबिलिटीज ज्यादा थी, एसेट्स कम थे। मेरी लायबिलिटीज ज्यादा थी, एसेट्स क्या थे? कम। अगर मेरी लायबिलिटीज ज्यादा है तो भैया सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, दोनों में कहा जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है अगर पैसे की कमी पड़ी तो आप अपना पर्सनल घर, आप अपने पर्सनल एसेट्स तक बेचोगे, लेकिन आपकी बिजनेस की लायबिलिटी चुकाओगे। ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी थ्योरी में बहुत काम आने वाले हैं, तो आराम से सुनो। लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का फर्क समझो पहले तो। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म में हूं एज अ पार्टनर ओनर, आपके ऊपर होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कभी अगर आपके पास पैसे की कमी पड़े, कभी धंधा बंद करते समय आपकी लायबिलिटीज एक्सीड हो जाए एसेट से, आप अपने पर्सनल एसेट, पर्सनल घर सब बेचोगे और ये लायबिलिटी चुकाओगे। मतलब आपके क्या है? आप पे है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, मैक्सिमम मर के भी मेरा कितना पैसा डूब सकता है? 1 लाख। ये मेरा 1 लाख क्या हो जाएगा? अगर कंपनी बंद हो गई, कंपनी को कुछ हो गया, कुछ भी हुआ, मेरा 1 लाख क्या हो जाएगा? 0। लेकिन मुकेश अंबानी मेरे घर पे नहीं आएगा कि रौनक भैया सुनो बिजनेस में लॉस हो गया, लाओ 2000 करोड़ का लॉस है, आपका हिस्सा बनता है 20 करोड़, लाओ 20 करोड़ दो। नहीं मांगेगा वो। इसका मतलब है जितना मेरा शेयर था, जितने के मैंने शेयर खरीदे थे, उतना पैसा डूब सकता है, उससे एक धेला ऊपर डूब नहीं सकता। तो आपकी जो लायबिलिटी है वो कई हद तक, काफी हद तक क्या हो चुकी है? लिमिटेड। लायबिलिटी तो अभी भी है कि पैसा डूबेगा, 1 लाख डूब सकता है, लेकिन लिमिटेड का मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मेरे करोड़ों नहीं डूब सकते, जितना पैसा उस कंपनी में लगाया सिर्फ उतना डूब सकता है। ये आपका कौन सा फीचर है? लिमिटेड लायबिलिटी। अज्यूम आपको समझ आया हो? चलो आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, आप सबको पता है क्या एग्जांपल लिए थे मैंने? लो पहले इसको मिटाऊं। आओ जी आओ। हाँ जी, मैंने एग्जांपल लिया टाटा मोटर्स का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, एचडीएफसी बैंक का। यार एक बात बताओ, चलो आपको पहले दो तो टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब तो आपको पता है, ये तो बहुत फेमस कंपनीज हो गई कि आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। टाटा मोटर्स या टाटा का कौन है? रतन टाटा जी हैं, आपको पता है। इन दो कंपनी को जब हटाता हूं ऐसी रैंडमली, किसी की नॉलेज बहुत अच्छी होगी, मैं उसको टेस्ट नहीं कर रहा, नॉर्मली बात कर रहा हूं। एचडीएफसी बैंक एक हो गया, एसबीआई बैंक, एक दो ऐसी XYZ कंपनी, कुछ भी लिख दो आप। क्या आपको हर कंपनी का मालिक पता होता है कौन है? सर नहीं यार, हमारे घर के आसपास एचडीएफसी बैंक है हमारे। अच्छा एक और एग्जांपल, सबको, ये तो सबका फेवरेट एग्जांपल है, डोमिनोज का नाम सुना है? हाँ जी सर, डोमिनोज का नाम सुना है। एक कंपनी है जुबिलेंट
फूड एंड वर्क्स, फूड एंड प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम है उसका, जुबिलेंट फूड्स करके है, वो कंपनी इसको ओन करती है, डोमिनोज को। तो जुबिलेंट फूड जो एक कंपनी है वो ओन करती है डोमिनोज को। इसके मालिक का नाम आपको पता है? नहीं पता ना, लेकिन डोमिनोज का नाम तो पता था आपको, कंपनी का नाम पता है, इनके ओनर्स का नाम नहीं पता। तो इसका मतलब है कंपनी जो है वो अलग से स्टैंड आउट होती है, लॉ की नजर में भी, इंसानों की नजर में भी, इसलिए उसको क्या माना जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। देखो हम सारे, मैं इंसान हूं, आप भी इंसान हो, आप सब नेचुरल पर्सन हो, गॉड ने आपको बनाया, भगवान ने आपको बनाया, करेक्ट है, लेकिन हम जिसको बनाते हैं वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी इज मेड बाय लॉ, लॉ से बनाई जाती है, हम कंपनीज को बनाते हैं, इसलिए कंपनी को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। उसकी एक अलग इमेज अलग से वो कंपनी स्टैंड आउट होती है लॉ के नजर में, इसलिए एक फीचर भी आपका एड अप हो जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है कि भैया उसके मालिक और कंपनी दोनों अलग हैं, कंपनी अपना अलग जिएगी, मैं अपना अलग जीऊंगा। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, सर क्या बात ऐड कर रहे हो? आर्टिफिशियल पर्सन की एक बात है, यूजुअली कंपनी में क्या देखा जाता है, जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट का मतलब मान लो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, कोई भी एसेट, गाड़ियां हो गई, यूजुअली कंपनी के नाम पे, यूजुअली क्या 100% ये सारे एसेट्स कंपनी के नाम पे लिए जाते हैं। इसका मतलब कंपनी एक अलग इंसान माना गया है कंपनी को लॉ के नजर में। क्यों? एसेट्स किसके नाम पे हो सकते हैं बेटा? इंसानों के नाम पे हो सकते हैं, करेक्ट है। अगर मैं कहूं आपसे कि कंपनी के नाम पे एसेट्स हैं, तो कंपनी को लॉ की नजर में एक अलग इंसान माना गया है, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। अज्यूम्ड आपको समझ आया हो? चलें आगे, सर अगले पॉइंट पे आते हैं, परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन। ध्यान से सुनना, आप अज्यूम सारे पॉइंट्स लिखते जा रहे हो साथ में, अंदर इसके कुछ मत लिखना, बस 1 मार्कर्स के लिए पॉइंट समझते जाओ। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का बेटा मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, आ जाओ एग्जांपल से समझाता हूं। चलो मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ओनर, पार्टनरशिप है, 3 ओनर्स। ये एक ओनर है, इसकी किसी कारणवश डेथ हो गई, ठीक है जी। 3 पार्टनर्स एक दिन गाड़ी में जा रहे थे पार्टी वार्टी करने, गाड़ी गई खाई में, ये पार्टनर्स की भी डेथ हो गई। यार एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला ओनर मर गया, पार्टनरशिप पे 3 ओनर्स थे, मर गए, पार्टनर्स मर गए, ओनर्स मर गए, क्या इनके बिना धंधा चल सकता है? अब एक बच्चा हमेशा बोलता है सर इसके घर वाले आ जाएंगे, धंधा टेक ओवर कर लेंगे। यार वो XYZ अलग चीज है, मेरे को बस इतना बताओ, ये पार्टनर्स चले गए, क्या अब ये पार्टनर्स धंधा चला सकते हैं? क्या मालिक के बिना धंधा चल सकता है? सर नहीं, मालिक के बिना तो धंधा नहीं चल सकता। अब कंपनी फॉर्म में आता हूं, ध्यान से सुनना, 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, नाम सुना है रिलायंस का? सुना है। मैंने रौनक ने उसमें 1 लाख के शेयर्स ले रखे हैं। कितने के शेयर्स हैं? 1 लाख रुपए तक के मैंने उसमें शेयर्स ले रखे हैं। जो इंसान शेयर्स लेता है वो बन जाता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर्स ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ओनर्स ऑफ अ कंपनी। अब एक बात बताओ, कल को मेरी डेथ हो जाए, मेरे साथ कुछ भी XYZ हो जाए, डेथ हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए मेरे साथ, मैं हैंडीकैप हो जाऊं, कोई भी XYZ, भगवान ना करे हो, तुम लोग नजर मत लगाओ भाई, हाँ चलो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अज्यूम करते हैं ऐसा हो जाए, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्या मुकेश अंबानी रिलायंस को ताला लगा देगा? ओहो रौनक भैया की डेथ हो गई, चलो कंपनी बंद कर दो? होगा ऐसा? नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल सुनो भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, ये मुकेश अंबानी के पापा धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था। भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी जी ने स्टार्ट नहीं करी थी, उनके पापा धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट करी थी। इसका मतलब है आज वो हमारे बीच में नहीं है, जो मेन प्रमोटर था, मेन ओनर ऑफ द कंपनी था, वो नहीं है, उसके बाद भी कंपनी चल रही है ना? हाँ जी सर कंपनी चल रही है। इसका मतलब कंपनी में फॉलो किया जाता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब किसी ओनर की डेथ, किसी ओनर की इंसैनिटी, किसी भी ओनर का हैंडीकैप होना, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती जाती है, चलती जाती है और चलती ही जाती। यही आपका क्या है? फीचर। अब एक आध बच्चा हमेशा मेरे से पूछता है कि भैया ऐसे एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपका धंधा था, आपका बिजनेस था, आपके फैमिली वाले जो हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया, तो वो धंधा भी तो चलेगा ना, यहां भी तो फॉलो हो रहा है। मैं कहा फैमिली वाले ही नहीं है मेरे। अब बताओ, अब बच्चा फिर बोलता है भैया कंपनी में है, धीरू भाई अंबानी का भी बेटा था, नहीं होता तो बेटा अगर नहीं होता तो ये गवर्नमेंट किसी ऐसे इंसान को कंपनी सौंप देती जो अच्छे से कंपनी चला सके। इसका मतलब कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी में यूजुअली आम जनता का पैसा लगा होता है। अब किसी एक ओनर की डेथ हो गई, उसकी वजह से सारी आम जनता का पैसा तो हम स्टेक पे नहीं लगा सकते, सारी आम जनता का पैसा हम डुबा तो नहीं सकते। इसलिए अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है तो वो खुद अपनी सीट, अब मुकेश अंबानी है, अब मुकेश अंबानी की उम्र बढ़ती जा रही है, भगवान ना करे उनको कुछ हो, लेकिन XYZ सबको पता है कभी ना कभी कुछ दिक्कत होती है,
कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब मुकेश अंबानी आज ही अपनी विल में लिख देगा कि भैया मेरे बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का चेयरमैन कौन होगा, मेरा बेटा होगा। कल को उनका बेटा फैमिली कोई नहीं होता, वो किसी और कोई जगह देते, लेकिन वो जगह आगे पक्का किसी को मिलती, क्योंकि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बहुत सारी आम जनता ने पैसा लगा रखा है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल ये रिस्क नहीं ले सकती कि मुकेश अंबानी को कुछ हो, कंपनी डूबे और आम जनता का पैसा भी डूबे। तो इसका मतलब है कंपनी में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। किसी एक दो ओनर्स की डेथ की वजह से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अज्यूम्ड आपको समझ आया हो। लिमिटेड लायबिलिटी आपको करा चुका हूं। मैनेजमेंट ओनरशिप बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, आराम से सुनना। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ध्यान से फोकस के साथ। भाई मैनेजमेंट का मतलब होता है आपके एम्प्लॉय, आपके जो भी लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं वो आपके मैनेजमेंट का पार्ट है। इसमें एम्प्लॉय भी आता है, इसमें डायरेक्टर्स भी आते हैं, इसमें सीईओ सीएफओस भी आते हैं, सब आता है इसके अंदर, ठीक है जी। चेयरपर्सन भी आता है, सारे आपकी मैनेजमेंट का पार्ट है। और एक होते हैं ओनर्स। सर ओनर्स का मतलब मालिक, याद रख लेना कंपनी में शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं। कौन मालिक होते हैं? शेयर होल्डर्स। अब पॉइंट आपको सिखाता हूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट और ओनरशिप क्यों लिखा गया है? अज्यूम करते हैं मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर खरीदे, टोटल वो बनते हैं अभी 25,000 रुपए के। 25,000 रुपए के 10 शेयर मैंने खरीदे, इसका मतलब मैं कंपनी का क्या बन गया? ओनर। शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? ओनर। यहां तक आपको समझ आया? अब क्या मैं मुकेश अंबानी के साथ या उनकी टीम के साथ मुंबई जाऊंगा उनका धंधा चलाने, मैं बोलूंगा अरे मुकेश अंबानी जी 25,000 के शेयर हैं, मालिक हूं आपकी कंपनी का, आओ धंधा मेरे को चलाने दो, मेरे को घुसने भी देंगे? वो कहेंगे अरे भैया बाहर निकलो। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या होती है? अलग अलग। आप एक कंपनी के ओनर हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है आप उसकी मैनेजमेंट का पार्ट हो, आप धंधा चलाओ। आप कंपनी में एम्प्लॉय हो सकते हो, मैनेजमेंट का पार्ट हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है आपके पास कंपनी के शेयर्स हो, आप कंपनी के ओनर हो। दोनों को अलग अलग लिया जाता है। जबकि पार्टनरशिप ए बी सी, हम 3 पार्टनर्स हैं, हम ही 3 धंधा चलाते हैं, तो मैनेजमेंट भी हम ही है, ओनरशिप भी हमारे पास है। सोल प्रॉपर्टर, मैं अकेला मालिक हूं, यहाँ का मैं अकेला मालिक हूं आरडी क्लासेस का, इसका मतलब मैं अकेला इंसान, ओनर भी हूं, धंधा भी देखो मैं ही चला रहा हूं। तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों सेम है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप है। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता, ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। अज्यूम यहां तक आपको समझ आया हो। चलें सर एक पॉइंट और सुनो, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? कुछ नहीं होता, कंपनी का सिग्नेचर। ये एक बात बताओ, तुम कभी बैंक में गए हो, कहीं भी गए हो, तुमने कहीं ना कहीं तो नोटिस किया होगा, कोई भी अगर जगह पे आप जाओगे जहां एक बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां एक स्टैंप लगाया जाता है, थप्पा लगाया जाता है, उसी स्टैंप को क्या कहा जाता है? कॉमन सील। जैसे अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उनका जो कॉमन सील होगा वो इस तरीके से होगा, इसमें RIL लिखा होगा। इसका मतलब यार कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद से हाथ से तो साइन नहीं कर सकती ना। इसका मतलब अगर कहीं ना कहीं कंपनी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं तो वहां पे आप क्या यूज करते हो? कॉमन सील। इसके लिए बस आप एक लाइन याद रखोगे, कॉमन सील अब आज की डेट में मैंडेटरी नहीं है। कॉमन सील आज की डेट में मैंडेटरी नहीं है, ये आपको याद रखना है, MCQ में आ सकता है। इस कॉमन सील मैंडेटरी नहीं भैया, जब नए प्रोविजंस आए उसमें मैंडेटरी से हटा दिया गया, पहले मैंडेटरी होती थी कॉमन सील। आज की डेट पे कॉमन सील ऑप्शनल है, कोई कंपनी अपनी कॉमन सील मेंटेन करना चाहे करो, नहीं करना चाहो मत करो, खत्म। तो सर किसके साइन चलेंगे? जो आपके हायर अथॉरिटी पे लोग होंगे, चेयरपर्सन होगा, डायरेक्टर्स होंगे, उनके साइन चलेंगे कंपनी के। करेक्ट है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। थोड़ा सा इजी पॉइंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं, ध्यान से सुनना। मान लो पार्टनरशिप में ABC है, पार्टनरशिप ए चाहता है अपना हिस्सा किसी डी को बेच के चला जाए। ए कह रहा है भैया मेरा हिस्सा मैं डी को बेच देता हूं, DBC तुम लोग धंधा चला लेना। ए अपना शेयर नहीं बेच सकता, उसे पहले कंसेंट लेना पड़ेगा B और C से। इसका मतलब है आप अपना हिस्सा भी नहीं बेच सकते पार्टनरशिप में, आपको क्या लेना पड़ता है? कंसेंट। क्यों ऐसा? भाई कल को डी कोई गुंडा कोई भी XYZ पर्सन हो, B और C को दिक्कत हो सकती है ना, तो जब तक B और C नहीं चाहेंगे तब तक आप अपना हिस्सा किसी को नहीं बेच सकते। लेकिन कंपनी में ये चीज आसान है। क्या आसान है सर? सर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मैं स्टॉक मार्केट सबको थोड़ा बहुत पता है, आज की डेट में नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। मेरे पास आज रिलायंस के 10 शेयर्स है, मैं कल इसको बेचना चाहता हूं, मैं कल के कल बेच सकता हूं, और खरीदना चाहता हूं खरीद सकता हूं। इसका मतलब कंपनी फॉर्म में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या है? बहुत खत्म, नो फीचर्स खत्म। बताओ जी कोई दिक्कत? चलें सर थ्योरी बहुत हो गई, आओ यार फटाफट एक प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। थ्योरी इतनी करेंगे अभी आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो बेटा प्रैक्टिकल पार्ट में आपके लिए इस चैप्टर में क्या है? सर जर्नल एंट्रीज है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपके लिए ज्यादा चीजें नहीं है,
चैप्टर थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, इनिशियल डेज में चैप्टर मुश्किल हो सकता है, अभी बता रहा हूँ 2-3 क्लासेस लगेंगी, उसका चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है। तो मेरा एक काम करो, कॉपी खोलो, हेडिंग डालो जर्नल एंट्रीज, प्लीज कॉपी खोल के फ्रेश पेज पे आओ, हेडिंग डालो जर्नल एंट्रीज। नरेशन ऑब्वियसली आपको पता है, मैं अभी नहीं लिखवा रहा, नरेशन आपको साथ साथ बता दूं, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। प्लीज पहली एंट्री लिखो, कुछ मत पूछना, कुछ मत सोचना, अभी बस मेरे साथ लिखते जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आराम से लिखो, मैं सब समझाऊंगा, एक क्वेश्चन करा के फिर क्लास को एंड करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस लिखो बिना पूछे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसकी नरेशन कोई बच्चा लिखना चाहे लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। प्लीज सेकंड एंट्री लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑब्वियसली सबके आगे एसी अकाउंट लगा लेना, 12th वाले बच्चे हो, इतनी चीजें बताने की शायद जरूरत ना पड़े। चले पहली दो एंट्रीज सर इसका लिखना चाहो लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नरेशन जो बच्चा लिखना चाहता है लिखो, वरना भी लिखने की जरूरत नहीं है। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अगली एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री लिखो बेटा, इसकी नरेशन लिखना है, लिख लो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अगली एंट्री लिखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बहुत अच्छी चीजें सिखाऊंगा, इसलिए प्लीज कहीं छोड़ के मत जाना, आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री पे आओ बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अगली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। दो एंट्रीज और लिखना है यहाँ पे, आप अपनी कॉपी में नीचे लिखते जाओ, मेरे पास जगह नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। आ गया बेटा एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। नरेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। एक बार सेकंड ऐसे लिख देता हूं, अज्यूम आप समझ जाओगे। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। नरेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। अब आपको समझाता हूं ये सब है क्या। बच्चा कहेगा लिखवाते जा रहे हो सर, रुक जाओ, 8 एंट्रीज लिखवानी थी, आज का मेरा इतना काम है। अब आपको एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। चीज सिखाने से पहले एक क्वेश्चन लिख लो, वो क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। प्लीज एक क्वेश्चन लिखना साथ साथ, इतना लिख लिया तो प्लीज जहां आपने शुरू किया कहीं उस पेज पे जगह पे एक बार क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा। एक ही क्वेश्चन कराना है आज की क्लास में, आज की क्लास आप बेसिक सीखोगे, नेक्स्ट क्लास में मजेदार चीजें लाएंगे, ठीक है जी। आ जाओ, लिखना है यार क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑफ के बाद एक चीज और लिख लो, चलो लिखवा देता हूं अच्छी लैंग्वेज। ऑफ फेस वैल्यू लिखना प्लीज बेटा, ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच। डिक्टेट करो, आराम से सुन लो। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच। आगे लिखो बेटा, पेबल एज, पेबल एज, पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on allotment, ₹2 on first call, ₹2 on first call, and ₹1 on second call, and ₹1 on second call। आराम से क्वेश्चन लिखो, पूरा आपको समझाने वाला हूं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी।
बहुत आसान चैप्टर है, 2-3 चीजें बीच में मुश्किल आएंगी, बाकी उसके अलावा सब कुछ आसान है इस चैप्टर में। आ जाओ ध्यान से सुनना बेटा, मैं कितने शेयर इशू करना चाहता हूं? 50। अब देखो आपके चैप्टर का नाम, कंपनी तो हमने स्टार्ट करी, चैप्टर का नाम भी प्लीज ऊपर लिख लेना, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है, ध्यान से सुनो, मैं कंपनी हूं, कंपनी एक बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बड़ा फॉर्म मतलब एक्सपेंशन के लिए बहुत पैसा चाहिए। पैसा आप कैसे उठाते हो? या तो आप उधार ले सकते हो, लोन, डेट, या फिर आप अपने शेयर्स जनता को बेच सकते हो। आम जनता को शेयर्स बेचे जाते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है, इसको हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। जिनको शेयर्स मिल रहे हैं वो कंपनी के ओनर्स बन रहे हैं, साथ साथ कंपनी को जो पैसा चाहिए कंपनी को पैसा मिल रहा है। तो हमने कितने शेयर इशू करे? 50,000। अब ध्यान से सुनना, एक शेयर 10 का है। ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो आपने यहां पे भी देखा, ये कुछ नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स हैं। सर क्या इंस्टॉलमेंट? 10 रुपए जो है ये फर्दर इंस्टॉलमेंट में बांटे गए हैं। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल और चौथी सेकंड कॉल। मतलब अच्छा सर हम समझे, जो टोटल 10 रुपए हमें जनता से लेने हैं, हम कंपनी, हम कौन? कंपनी। जो टोटल 10 रुपए हमें जनता से लेने हैं, उन 10 रुपए को अलग अलग किस्तों में बांटा गया। पहली किस्त का नाम एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का नाम अलॉटमेंट, तीसरी किस्त का नाम फर्स्ट कॉल और चौथी किस्त का नाम सेकंड कॉल। आपके यूजुअली कंपनीज थर्ड कॉल तक भी जाती हैं, थर्ड कॉल, लेकिन आपके सिलेबस में, सिलेबस नहीं बोलूंगा, सिलेबस में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे खत्म हो जाएंगे। थर्ड कॉल का कोई क्वेश्चन ऐसा सच आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं थर्ड कॉल बोलता ही नहीं आपसे। तो आप समझो सिर्फ सेकंड कॉल तक जाना है। 4 किस्तें, पहली किस्त का नाम एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का नाम अलॉटमेंट, तीसरी किस्त का नाम फर्स्ट कॉल और चौथी किस्त का नाम सेकंड कॉल। अज्यूम कोई दिक्कत नहीं है। अब एंट्रीज पे आता हूं, ध्यान से सुनना, बंच ऑफ एंट्रीज। ये पहली 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की हैं, फिर ये 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की हैं, फिर ये 2 आपकी फर्स्ट कॉल की है, फिर ये सेकंड कॉल की। देखो बेटा बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, क्लास लेंथी हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में ब्रेक कर दूंगा, आप बस पढ़ो। नहीं होगी लेंथी तो पार्ट 1 एक ही पार्ट में आपके सब कुछ आएगा। आ जाओ बेटा, ये एंट्रीज कैसे बन रही है? पहले तो देखो आपको अमाउंट डालना सिखाता हूं, आसान चीज सिखाता हूं, एंट्री कैसे जटवानी है उसका ट्रिक भी मैं ही दूंगा। इधर आओ। सर एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 4 की। मेरा एक सिंपल काम करा करो, एक वर्किंग नोट बनाया करो, 50,000 शेयर्स है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कितने की है? 4321। इधर आओ। 50,000 लोगों से जब आप 4-4 रुपए मांगोगे एप्लीकेशन के, तो टोटल आपके पास कितना रुपए आएगा? सर 2 लाख रुपए आएंगे। तो प्लीज डालो, पहली एंट्री में लिखो बेटा 2 लाख 2 लाख, एंड सेकेंड एंट्री में भी लिखो 2 लाख 2 लाख। एप्लीकेशंस की दोनों एंट्रीज में बेटा चेप दो आराम से, 2 लाख। बहुत आसान है, एक बार सुन लो। एप्लीकेशन 4 रुपए की, भाई 10 में से पहली किस्त कितने की है? 4 रुपए की। 50,000 जनता 4 रुपए देगी, टोटल कितना पैसा आ गया एप्लीकेशन पे? 2। खत्म। इधर आओ, अगली किस्त कौन सी होती है? सर सेकंड किस्त का नाम होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज हैं, सेम वही काम। जब 50,000 जनता आपको 3-3 रुपए देगी, तो टोटल कितना पैसा आएगा? सर 1.5 लाख आएगा। बिल्कुल सही है, तो लिखो यार, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख 1.5 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख 1.5 लाख। लो बताओ क्या दिक्कत? आसान है। आगे आओ। 50,000 जनता, थर्ड कॉल मतलब थर्ड किस्त का नाम क्या होता है? फर्स्ट कॉल। इसको थर्ड कॉल नहीं, सॉरी मुंह से निकल गया, थर्ड किस्त, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? फर्स्ट कॉल। सर 50,000 जनता 2-2 रुपए देगी, तो इसका मतलब है फर्स्ट कॉल की एंट्रीज में क्या अमाउंट आने वाला है? सर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। लो सर आसान है तो, बहुत अभी आसान है, थोड़ा मुश्किल बनेगा, लेकिन आज की क्लास आसान है। आ जाओ जी, लास्ट 1 रुपए की आपकी सेकंड कॉल है। 50,000 जनता 1-1 रुपया देगी, तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? सर 50,000 इकट्ठा हो जाएगा। मैं कहा चलो लो, क्वेश्चन तो हो गया। अब बच्चा कहता भैया आपने तो क्वेश्चन करा दिया, हमें क्वेश्चन समझ भी आया, एक काम और कर जाओ, क्लास खत्म करने से पहले एक हिंट और दे जाओ। सर ये जो आपने एंट्रीज लिखवाई है याद कैसे करें? उसका भी मेरा अपना तरीका, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। आप एक बार ना पैटर्न नोटिस करो, पहली एंट्री को छोड़ो, पहली 2 को छोड़ दो, एप्लीकेशन की बंच ऑफ एंट्री छोड़ो, अलॉटमेंट पे आओ। अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट हटा दो, फर्स्ट कॉल डालो, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल। चल फर्स्ट कॉल को हटा, सेकंड कॉल डाल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न आपको बस याद करना है। वो एंट्रीज करते करते, रोज क्वेश्चन करते करते आपको एंट्री याद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 6 एंट्रीज में तो पैटर्न है। सर फिर एक बात बताओ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ऐसा क्यों? सर यहाँ पे पैटर्न है तो यहाँ भी पैटर्न होता ना,
कोई लॉजिक नहीं बताता आपको, हर कोई बोलता भैया रट लो एंट्रीज है, मैं आपके लिए लॉजिक भी लेके आता हूँ जिससे आपको चीजें याद है। ध्यान से सुनना यार, एक बात बताओ, 50,000 जनता जो है वो कंपनी के पास एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजती है। सर क्या भेजती है? एप्लीकेशन फॉर्म। सर उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा होता है? भाई कंपनी कहती है हम 50,000 शेयर इशू करना चाहते हैं। मान लो मैं एक छोटा सा इंसान हूं, मेरे को 1,000 शेयर चाहिए कंपनी के, मैं एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के भेजता हूं सर 1,000 शेयर, जो भी डिटेल्स कंपनी मांगती है आपसे, आपका इनकम टैक्स का नंबर मांगा जाता है, जीएसटी नंबर, कोई कंपनी है तो कुछ भी XYZ, पैन कार्ड नंबर, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, बहुत चीजें कंपनी आपसे मांगती है, बैंक डिटेल्स हो गया, डीमैट अकाउंट डिटेल्स हो गई, एटसेट्रा। छोड़ो क्या जानना, ये सारी डिटेल्स मैं उसमें लिख के भेजता हूँ, सब कंपनी के पास जाएगा। साथ साथ एक बात बताओ, कंपनी ने मेरे से एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा? 4। मैं वापस थोड़ी देने जाऊंगा, मैं इसी एनवेलप में, अगर मेरे को 1,000 शेयर चाहिए 4 के हिसाब से, मैं 4,000 रुपए इस एनवेलप में डाल के भेज दूंगा। इस एनवेलप के अंदर मेरी बेसिक डिटेल्स जो कंपनी ने मांगी, साथ साथ 4,000 रुपए मैं एनवेलप में डाल के भेजूंगा। ये एनवेलप कंपनी के पास पहुंचा, अकाउंट्स कंपनी के पर्सपेक्टिव से बनते हैं, कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो पहली एंट्री, सबसे पहले पैसा आया तो पहली एंट्री क्या बनी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां तक ओके। साथ साथ सर एक बात बताओ, आपको ये बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, बस सुन लो एक बारी। आप एक बात बताओ, जो भी इंसान, भाई मैंने आपको बताया शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी पैसा लगाता है, इसको हम क्या कहते हैं? सर कैपिटल कहते हैं। ओनर अपने बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है, मालिक पैसा लगाता है, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। सेम चीज को कंपनी में क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। भाई कैपिटल तो ठीक है, कहां से, कौन सा कैपिटल? शेयर कैपिटल। तो अपने एप्लीकेशन पे जो आपको पैसा मिला वो कहां पे ट्रांसफर कर दिया? टू शेयर कैपिटल। अब एक चीज देखना, मैं आपको ये चीज थोड़ी सी हाई लेवल चीज बता रहा हूं, ये 12th में आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ होते हैं ब्रिजिंग लेजर्स। ब्रिजिंग लेजर्स का मतलब क्या होता है? जो आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। एग्जांपल आप देखो, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट भी हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है, आपस में सेट ऑफ। अलॉटमेंट देखो, डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। आप नेट एंट्री देखना चाहो, सबकी एक ही नेट एंट्री बन रही है, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ भी फर्स्ट कॉल कट जाएगा, ये ब्रिजिंग लेजर्स है, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। एंट्री शेयर कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट, सेम वहां पे भी। इसका मतलब आपकी एंट्री तो यार वही 11th वाली है, बैंक या कैश टू कैपिटल। बस अच्छी बात यह है कि आप कंपनी में क्या लिखते हो? शेयर कैपिटल। यहां तक ओके। तो भैया पहले, अच्छा कहानी पे था मैं, एनवेलप से पैसा भिजवाया तो आपने एप्लीकेशन का पैसा भेजा, कंपनी के पास पैसा आया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो कैपिटल में एडजस्ट किया गया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो सर एक बात बताओ, फिर यहाँ पे आपने पहले बैंक की एंट्री क्यों नहीं करी? तो अब एक बात आप सुनना, मेरे पास जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, स्टूडेंट जो आते हैं, पहले महीने ना सब टाइम से फीस देते हैं, सब सामने से, सर आपकी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, ये लो फीस। तो पहले हमेशा मेरे पास पहले पैसे आते हैं, फिर मैं एडजस्ट करता हूँ। लेकिन दूसरे महीने से क्या होने लग जाता है, मेरे को रिमाइंडर डालना पड़ता है कि भैया आपकी फीस ड्यू हो चुकी है, आपका पैसा ड्यू हो चुका है। सिमिलरली भैया सेकंड टाइम में हर इंसान आरामी हो जाता है, इंडियंस है हम, पैसा भैया तब तक नहीं देंगे जब तक सामने वाला मांगेगा नहीं। तो सेम कंपनी के लिए कंपनी खुद से लोगों को याद दिलाती है कि भैया सुनो, पैसा ड्यू हो चुका है। ये होती है ड्यू करने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, लाओ पैसा दो। फिर जनता कहती है हाँ हाँ देते हैं, लो लो लो, तो जनता देगी तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। सिमिलरली तीसरा महीना, मेरा बच्चों वाला एग्जांपल, तीसरा महीना वापस से, बच्चे तो हरामी है, जब तक मांगूंगा नहीं तब तक पैसे देंगे नहीं। सेम कंपनी है, पहले आपको पैसा मांगना पड़ेगा फिर पैसा मिलेगा, पहले पैसा मांगना पड़ेगा फिर पैसा मिलेगा। इसलिए यहाँ पे पैटर्न फॉलो होता है। और पहले बात तो सब इंसान अच्छे होते हैं ना, पहले महीने हर कोई अच्छा होता है, वो स्टार्टिंग में सबसे पहले पैसा दे देता है। तो यहाँ पे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पहले, अज्यूम आपको समझ आया। देखो ये मेरे लॉजिक से, कि मेरा तरीका है थोड़ा पढ़ाने का, आपको अच्छा लगता है वेल एंड गुड, नहीं लगा आपको अच्छा, नहीं समझ आया कि मेरे क्या लॉजिक्स हैं, तो आपके लिए एक ही काम है जो बाकी टीचर्स कहते हैं, रट्टा मार लो। काफी चीजें अज्यूम आपको समझ आई होंगी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गई तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, जितना आपने पढ़ा थ्योरी पे एक बार बस आप वो पॉइंटर्स पढ़ लेना फीचर्स की, और कुछ नहीं पढ़ना। थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे मेरे को चलेगा, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में आप देखने आओ, आप प्लीज ये एंट्रीज रिवाइज करना, और मैंने अमाउंट्स कैसे डालने हैं एक बार इसको भी देख लेना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।